तो आई एम स्टार्टिंग विद किंगडम मोनेरा के फीचर्स की बात है। तो इसमें आपको मोस्टली क्या, सारे के सारे ही प्रोकैरियोट्स मिलेंगे बेटा, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मिलेंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक होंगे, जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बेटा आपको एब्सेंट मिलेंगे, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल होगा बेटा। इनका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी सिंपल होगा, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं अपने बिहेवियर में, और उसके अलावा दे ऑल्सो शो अ रेंज ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा शो करते हैं। अभी कैसे शो करेंगे उसकी बात हम करेंगे बेटा। इनके नॉर्मल हैबिटेट की बात करूं, तो ये आपको हर जगह मिलेंगे। ये आपको कॉस्मोपॉलिटन्स मिलेंगे, मतलब जो आपको हर जगह मिल जाता हो उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो ये आपको बेटा एयर, वाटर, सॉइल, ये तो इनका कॉमन हैबिटेट है, लेकिन इनके कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी मिलेंगे। इनके आपको कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी मिलेंगे। वो जो अनयूजुअल हैबिटेट है वो मिलेंगे, जैसे बेटा ये आपको डीप सीज़ में मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता हो, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ना मिले। आपको ये काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर में वाटर निकलता हो। उसके अलावा आपको ये डेजर्ट में मिल जाएंगे। ये आपको बेटा आइस में, पोलर रीजन में जो आइस होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। ये आपको एनिमल के गट में मिल जाएंगे। ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, मार्शी एरियाज़ में भी मिल जाएंगे, जहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन हो। तो ये आपको हर जगह मिलते हैं। ये इनके यूजुअल हैबिटेट था, ये इनका अनयूजुअल हैबिटेट है। उसके अलावा बेटा अगर मैं इनके साइज़ की बात करता हूँ, तो इनका जो साइज़ है वो 2 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, लेकिन इसमें से सबसे जो छोटे होते हैं वो 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं, जिन्हें हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अगर मैं इनकी शेप की बात करता हूँ, तो बेटा ये आपको 4 फॉर्म में मिलेंगे। ये आपको नॉर्मली कोकस की फॉर्म में या कोकाई की फॉर्म में मिल सकते हैं। ये आपको रॉड शेप बेसिलस में मिल सकते हैं। ये आपको स्पाइरल शेप में मिल सकते हैं, स्पाइरेलम की फॉर्म में। और ये आपको बेटा मिल सकते हैं कॉमा शेप, जिसे हम लोग विब्रियो कहते हैं, कॉमा शेप। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो कोकस और बेसिलस फॉर्म है, इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं बेटा। जैसे यहाँ पे अगर सिंगल कोकस यूनिट है, सिंगल सर्कुलर कोकस बैक्टीरिया है, तो उसे बेटा मोनोकोकस बोला जाता है। अगर ये 2 एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसे हम लोग डिप्लोकोकस कहते हैं। अगर ये चेन में एक साथ लग जाते हैं तो बेटा हम लोग इसे कहने लग जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये चेन में लग जाएंगे तो ये स्ट्रेप्टोकोकस कहलाएंगे। अगर ये बेटा शीट बना लेते हैं, ये शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो शीट की फॉर्म में आप इसे नाम देंगे स्टेफाइलोकोकस। और इसमें एक फॉर्म और होती है जो बेटा 2 से लेके 64 कोकस यूनिट से मिलके बनती है, उसे हम लोग सार्कीना कहते हैं। सार्कीना बेसिकली एक 3D स्ट्रक्चर है
जो बैक्टीरिया बनाता है, इसमें 2 to 64 कोकस यूनिट मिलके इसे बनाएंगी, जिसे हम लोग सार्किना कहेंगे। इसी तरीके से बैसिलस में भी जो रॉड शेप थे, आप इसे नाम दे सकते हैं मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस। इसी तरीके से आप नाम दे सकते हैं इन्हें डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। अगर ये चेन में लगे हों तो आप इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टैक्ड हो जाते हैं, तो अगर ये स्टैक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसके लिए बेटा हम लोग टर्म यूज़ करते हैं पैलिसेड, पैलिसेड बैसिलस। उसके अलावा अगर मैं स्पाइरलम फॉर्म की बात करूं, तो ये बेटा आपको स्पाइरल शेप के देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको स्पाइरल शेप में देखने के लिए मिलेंगे। और विब्रियो शेप आपको कैसी मिलेगी? विब्रियो आपको इस तरीके से बेटा कॉमा शेप मिलते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे मिलेंगे? जैसे कॉमा बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, कॉमा शेप्ड, ठीक है जी। ये आपको कॉमा शेप देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो रही बात बेटा इनकी शेप की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो फ्लैजिला है, उसके बेसिस पे हम कैसे बैक्टीरियाज को डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो फ्लैजिला किसके अंदर होता है और किसके अंदर नहीं होता। तो बेटा जिनके अंदर भी फ्लैजिला, जिनके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं बेटा ट्राइकस, ट्राइकस। और जिनके अंदर भी फ्लैजिला एब्सेंट होगा, तो बेटा हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं ए ट्राइकस। उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे ए ट्राइकस। तो जो ट्राइकस फॉर्म है, अच्छा आपको पूछा क्या जा सकता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ए ट्राइकस होते हैं, तो आप हमेशा याद रखना कोकस फॉर्म ए ट्राइकस होती है, यहाँ पे फ्लैजिला आपको एब्सेंट मिलेगा। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा, और बेटा आपको माइकोप्लाज्मा के अंदर फ्लैजिला नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं ट्राइकस फॉर्म की बात करूं, तो अगर एक सेल में एक फ्लैजिला लगा हुआ है, एक एंड की तरफ, एक एंड की तरफ एक फ्लैजिला लगा हुआ है, तो आप इसे मोनोट्राइकस कहेंगे, इसे आप मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर दोनों एंड पे फ्लैजिला लगे हैं, तो बेटा आप इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे। अगर उसके यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे सरफेस पे लगे हुए हैं फ्लैजिला, तो आप इसे बोलेंगे बेटा, आप इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। अगर किसी एक सेल में एक एंड पे एक टफ्ट लगा होगा, टफ्ट मतलब गुच्छे में प्रेजेंट होंगे, तो आप इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे सिफेलोट्राइकस। और अगर आप देख पाएँ एक सेल में दोनों एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला लगा हुआ हो, दोनों एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला लगा हुआ हो, तो उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे बेटा आप लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो ये तो रही बात बेटा फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, किस में एब्सेंट होते हैं वो ये तीनों फॉर्म, अगर प्रेजेंट हैं तो वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा फ्लैजिलास का, फ्लैजिलास का कह रहा हूँ, बैक्टीरियाज का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि ये बेटा सिंपल तो स्ट्रक्चर में है, लेकिन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा।
देखिए मेनली मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी कि ये फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इनको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ तो वो होंगे, ऑटोट्रॉफ्स तो वो होंगे जो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते होंगे, और हेटेरोट्रॉफ वो होंगे जो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऑटोट्रॉफ तो वो होंगे जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेंगे, और हेटेरोट्रॉफ वो होंगे बेटा जो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ में भी दो कैटेगरी में बांट दे रहा हूँ। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। मतलब अगर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट से आ रही है, अगर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है तो उन्हें हम लोग कह देंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, उन्हें हम लोग नाम देंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर बेटा जो एनर्जी है उसका सोर्स केमिकल रिएक्शन है, मतलब केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट हो उसको अगर यूज़ करके ये अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब ये है कि जैसे सनलाइट आई, उस सनलाइट को इन्होंने पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद में उसको यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज जो इनकी फूड है उसे बनाने में। तो अगर वहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है वो अगर सनलाइट होता है तो उन्हें हम लोग कह देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर सपोज़ करो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ए है, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन में जो यहाँ से एनर्जी लिबरेट हो, उस एनर्जी से उस एनर्जी को ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर करें, और उस एनर्जी से ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके बेटा ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा दे, ठीक है, और जो ये कंपाउंड था उसको ये ऑक्सीडाइज कर दे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इन्हें हम लोग कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। अब कीमो ऑटोट्रॉफ के बेटा एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो कीमो ऑटोट्रॉफ में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम याद रखने होंगे। वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो कीमो ऑटोट्रॉफ में आपको नाम याद रखना है, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस और फेरोबैसिलस। और बेटा ये एक काम और इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, ये हमारी जो मिनरल रिसाइकलिंग है उसमें भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन फोटो ऑटोट्रॉफ्स की। तो बेटा ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है दो कैटेगरी में। वो कैटेगरी है कि फोटोसिंथेसिस करते वक्त अगर वो ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे तो उन्हें हम लोग कहेंगे क्या? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, वहाँ पे तो मैंने इनको जब डिवाइड किया था तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे डिवाइड किया था, है ना। यहाँ पे मैं प्रोटॉन डोनर के बेसिस पे कर ले रहा हूँ। अब आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, ये आप कैसे समझेंगे? देखिए जब भी आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it will convert into C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यही तो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था, वो 6 कार्बन के कंपाउंड को बना रहा है। और ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद में आधा ऑक्सीजन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, वो इस कार्बन के साथ में मिलके इस ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा देते हैं। मेरी बात आप समझिएगा, इस वाटर से इस हाइड्रोजन को निकाला और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया, जिसे मैं ग्लूकोज कह रहा हूँ। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वाटर है और ए मैं ले रहा हूँ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड ए है उसके साथ में ये हाइड्रोजन आ जाता है और ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद में क्या लिबरेट हुआ बेटा, ऑक्सीजन। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होता हो और वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। और सपोज यहाँ पे वाटर की जगह कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता है और वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज तो बनता है, लेकिन वहाँ पे वाटर ना रिलीज होके सल्फर रिलीज हो जाए। मतलब अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और कंपाउंड वहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मैंने पहली कैटेगरी बताई थी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरी कैटेगरी बताई बेटा आपको एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन है, तो वो है बेटा साइनोबैक्टीरिया। वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया। इसमें भी आप किसका नाम याद रखेंगे, तो जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और स्पाइरुलिना, ये सब हमारे क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो करेगा बेटा, आप उसे फर्दर और डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक है बेटा हमारे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया वो जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे सल्फर को रिलीज करते हो, ठीक है, एक को कह रहा हूँ मैं सल्फर बैक्टीरिया। और एक हो जाएंगे बेटा हमारे नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया, तो नॉन सल्फर बैक्टीरिया कौन होते हो, जो बेटा अदर देन H2S को यूज़ करते हो, वो है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि जो H2S को यूज़ करेगा एज अ प्रोटॉन डोनर, तो वहाँ पे लिबरेट होगी बेटा सल्फ़र, और यहाँ पे कोई और कंपाउंड होगा, ठीक है, सपोज़ करो कोई कार्बन कंपाउंड है या कोई आयरन है, कोई भी अदर कंपाउंड अदर देन सल्फ़र, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया कहेंगे। अब सल्फ़र बैक्टीरिया को भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया। अब ये जो ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है, ये होते हैं, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया कौन होते हैं, जैसे जिनके पास में ग्रीन पिगमेंट होता हो। अब ग्रीन पिगमेंट इनके पास है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। और एक होते हैं बेटा आपके पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया।
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनके पास में पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन, है ना। और नॉन सल्फर बैक्टीरिया को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे हम ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, उनके पास में भी बेटा यही पिगमेंट होगा, बैक्टीरियोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और एक होंगे बेटा हमारे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिन्हें मैं कह रहा हूँ, जिनके पास में होंगे बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ऊपर। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ऊपर कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं ये कौन होते हैं। तो बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज को भी फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। या तो वो सैप्रोफिटिक होंगे या सैप्रोफाइट्स होंगे, जो डेड एंड डिके मैटर पे फीड करते हों। जैसे एग्जाम्पल है इसका लैक्टोबैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम, जो अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज़ करे, उस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करवा के उसे अब्जॉर्ब कर लेते हों, तो उन्हें हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है यहाँ पे बेटा पैरासाइट्स वो हैं जो किसी भी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हों, वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन को डिराइव करें। और न्यूट्रिशन को डिराइव करने के साथ साथ बेटा एक चीज़ और समझिएगा, न्यूट्रिशन को डिराइव करने के साथ साथ वो उनको डिजीज़ कॉज करवा दें। तो इसमें आपको नाम याद रखने होंगे किस किस के। तो आप नाम याद यहाँ पे रखेंगे बेटा, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस करता है, ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। एक होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं सेल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड करता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं विब्रियो कोलेरी, जो बेटा कॉलेरा करेगा। एक होता है बेटा क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये टेटनस कॉज करेगा। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी ये टेटनस कॉज करता है। इसी तरीके से ट्रिपोनिमा पैलिडम, निसीरिया गोनोरी, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आप नाम याद रख सकते हैं। और प्लांट्स के लिए भी ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। जैसे एक होता है बेटा जेंथोमोनास आपको प्लांट्स में एक बीमारी करता हुआ मिलेगा जिसे हम लोग सिट्रस कैंकर कहते हैं। और तीसरी फॉर्म इनकी हो सकती है, ये आपको सिम्बायोंट की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। थर्ड फॉर्म इनकी हो सकती है कि ये आपको सिम्बायोंट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। सिम्बायोंट्स का मतलब होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में रहते हों। तो सिम्बायोंट की फॉर्म में बेटा आपको जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गा में भी कौन, या तो एनाबीना या नॉस्टॉक, ये किसी फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हों, तो ये दोनों मिलके बना लेंगे लाइकन को। क्या बना लेंगे? लाइकन को। तो ये बेटा बात रही हेट्रोट्रॉप्स की। ठीक है। अब आप एक बात और जान लीजिएगा, वो बात ये है कि बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे आपको, अगर आप इसे कंपेयर करें ऑटोट्रॉप्स के मुकाबले। ठीक
ठीक है। और सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफ्स में कौन मिलेंगे आपको, तो वो मिलेंगे बेटा आपको सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होंगे किसी अदर ग्रुप से, एनी अदर ग्रुप से सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे सेप्रोट्रॉफ मिलेंगे बैक्टीरिया में। और दो फीचर जो इनके पास यूनिक होगा, जो कोई और ग्रुप परफॉर्म नहीं करता, वो है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ये आपको इस अर्थ पे कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता हुआ नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कीमोसिंथेटिक फॉर्म या कीमो ऑटोट्रॉफ। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर्स बेटा ये आपको किसी अदर ग्रुप में नहीं मिलेंगे, नॉट फाउंड इन एनी अदर ग्रुप, ठीक है। तो ये रही बात बेटा इनके मोड ऑफ